चैप्टर लैंड डिग्रेडेशन। आइए इस चैप्टर को समझते हैं। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब है जमीन की क्वालिटी का गिरना, जो अक्सर गलत तरीके से जमीन का इस्तेमाल करने की वजह से होता है। जब हम जमीन को गलत तरीके से यूज करते हैं, जैसे ज्यादा खेती, ओवर ग्रेजिंग या अर्बनाइजेशन, तो जमीन की क्वालिटी खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन की। फिजिकल डिग्रेडेशन, जब जमीन का स्ट्रक्चर बदल जाता है, जैसे इरोजन या कॉम्पैक्शन हो जाती है, ये सॉइल को फर्टाइल नहीं रहने देते। केमिकल डिग्रेडेशन, जब सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कम हो जाता है, जैसे सिलिनाइजेशन या एसिडिफिकेशन की वजह से, तो केमिकल डिग्रेडेशन होता है। बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन, जब सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म की कमी हो जाती है, तो सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। अब बात करते हैं डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन का मतलब है जंगल का काटना या वनस्पति का नाश। जब हम पेड़ पौधों को काट कर उनकी जगह और कुछ यूज करते हैं, तो हम अपने एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। डिफोरेस्टेशन लैंड डिग्रेडेशन का एक बड़ा कारण है। हाउ डिफोरेस्टेशन हैपन, आइए इसको देखते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये एक पुराना तरीका है जिसमें लोग जमीन को क्लियर करते हैं, फिर उस पर क्रॉप उगाते हैं। जब जमीन खत्म हो जाती है, तो वो जगह छोड़ी जाती है और दूसरी जगह को क्लियर किया जाता है। इससे सॉइल अनसस्टेनेबल हो जाती है। अब रॉ मटेरियल, इंडस्ट्रीज वुड को पेपर, प्लाईवुड, फर्नीचर एक्सेट्रा बनाने के लिए यूज करते हैं। ये भी डिफोरेस्टेशन का एक बड़ा कारण है। माइनिंग, ओपन कास्ट माइनिंग यानी कि ओपन पिट माइनिंग दुनिया भर में डिफोरेस्टेशन का एक मेजर रीजन है। जब हम जमीन के अंदर से मिनरल निकालते हैं, तो उसे जंगल का काफी हिस्सा काट जाता है। प्लांटेशन ब्लूम, जब कम्युनिटी जैसे कोकोआ, कॉफी, टी, शुगर, पाल्म ऑयल और रबर की डिमांड बढ़ती है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को काट कर प्लांटेशन बनाया जाता है। अब अदर कॉजेज की बात करते हैं। ओवर ग्रेजिंग, जब एनिमल ज्यादा खाते हैं और सॉइल को डैमेज करते हैं। एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन, फ्लड, फायर, पेस्ट और डिजीज भी डिफोरेस्टेशन का काउज है। अब इफेक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन को देखते हैं। डिमिनिश्ड क्लोज फॉरेस्ट, क्लोज फॉरेस्ट वो होते हैं जहां ट्री कवर 80% या उससे ज्यादा लैंड एरिया को कवर करते हैं। डिफोरेस्टेशन के बाद इन फॉरेस्ट की जगह डिग्रेडेड फॉरेस्ट बन जाते हैं, जो कार्बन को एब्जॉर्ब करने की जगह कार्बन को रिलीज करते हैं। ये कार्बन सिंक को कार्बन सोर्स में बदल देता है, जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। अब वाटर साइकिल डिस्ट्रप्शन, पेड़ों का काटना वाटर साइकिल को डिस्टर्ब करता है। जब पेड़ नहीं होते, तो रेन वाटर जमीन में परकुलेट नहीं हो पाते और सरफेस रन अप बढ़ जाता है। इससे फ्लडिंग का रिस्क बढ़ता है और ग्राउंड वाटर लेवल नीचे चला जाता है। लोअरिंग ग्राउंड वाटर लेवल, डिफोरेस्टेशन से वाटर रिटेंशन काफी कम हो जाती है। इससे ग्राउंड वाटर का लेवल गिरता है, क्योंकि परकोलेशन यानी कि पानी का जमीन में घुसना नहीं हो पाता। अब बात करते हैं सॉइल सेलेनिटी एंड सॉइल अल्कलिनिटी। सेलाइन और अल्कलाइन सॉइल वो सॉइल हैं जिनमें साल्ट पार्टिकल्स या अल्कलाइन सब्सटेंस जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम काफी ज्यादा होते हैं। ये साल्ट सॉइल के टॉप सॉइल यानी कि अपर लेयर में जमा हो जाते हैं, जो जमीन की फर्टिलिटी को रिड्यूस करते हैं। आइए इसके कॉजेज को देखते हैं। वेदरिंग ऑफ रॉक फ्रेगमेंटेशन, जब रॉक फ्रेगमेंटेशन यानी कि पत्थर के टुकड़े वेदर यानी कि ब्रेक डाउन होते हैं, तो ये सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम साल्ट और सल्फ्यूरिक एसिड रिलीज करते हैं। ये साल्ट सॉइल में घुसकर सब सॉइल यानी कि नीचे वाली जमीन तक पहुंच जाते हैं। अब पुअर ड्रेनेज और हाई वाटर टेबल, अगर किसी रीजन में पुअर ड्रेनेज यानी पानी का निकलना मुश्किल हो, तो स्टेगनेंट वाटर यानी कि रुका हुआ पानी साल्ट को जमीन के अंदर डिपॉजिट कर देता है। अगर हाई वाटर टेबल यानी कि पानी का लेवल ज्यादा हो तो कैपिलरी एक्शन
के थ्रू साल्ट सब सॉइल के सरफेस तक आ जाता है। ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन का मतलब है ज्यादा पानी देना। जब हम ज्यादा पानी डालते हैं, जैसे कैनाल इरिगेशन में, तो साल्ट जमीन के अंदर जमा हो जाता है। ये प्रॉब्लम उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे रीजन में देखी जाती है। इंदिरा गांधी कैनाल इन राजस्थान ने डेजर्ट को फर्टाइल बनाया, लेकिन इससे सैलिनिटी और अल्कलिनिटी काफी बढ़ गई है। अब इफेक्ट ऑफ सैलिनिटी एंड अल्कलिनिटी को देखते हैं। सॉइल फर्टिलिटी रिडक्शन। साल्ट जमीन में जमा होने से सॉइल फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है। ये क्रॉप के ग्रोथ को इफेक्ट करता है। कल्टीवेशन चैलेंजेस। सेलाइन सॉइल पर खेती करना मुश्किल होता है, क्योंकि साल्ट को रिमूव करने के लिए सब सस्टेनियल इरिगेशन बहुत जरूरी होती है। लिमिटेड क्रॉप चॉइसेस। सेलाइन और अल्कलाइन सॉइल पर कुछ क्रॉप ही उग सकती है, जैसे कॉटन और बार्ली। ये क्रॉप ही सेलाइन और अल्कलाइन कंडीशन को टॉलरेट कर सकती है। पुअर क्वालिटी फोडर एंड फूड्स। सेलेनिटी और अल्कलिनिटी वाले सॉइल पर फोडर और फूड की क्वालिटी पुअर होती है, जो एनिमल और ह्यूमंस के लिए अच्छा नहीं होता। कंस्ट्रक्शन डिफिकल्टीज। सेलाइन और अल्कलाइन सॉइल पर बिल्डिंग और रोड बनाना मुश्किल होता है, क्योंकि जमीन की स्टेबिलिटी लो होती है। इंक्रीज्ड फ्लड रिस्क। जब पानी जमीन में अच्छे से परकुलेट नहीं होता, तो फ्लड का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि पानी सरफेस पर ही रह जाता है। अब स्टेप्स टू ट्रीट सैलिनिटी और अल्कलिनिटी को देखते हैं। फर्स्ट, ड्रेनेज आउटलेट। जमीन के लिए ड्रेनेज आउटलेट बनाना जरूरी है, जिससे एक्सेस वाटर निकल सके और वाटर टेबल नीचे जाए। लीकेज प्रिवेंशन। कैनाल, टैंक और वाटर बॉडीज में लाइनिंग करना जरूरी है, ताकि पानी वेस्ट ना हो और लीकेज ना हो। जुडिशियस इरिगेशन। इरिगेशन को जुडिशियली यूज करना होगा, ताकि वाटर लॉगिंग ना हो। वेजिटेबल इम्प्रूवमेंट। साल्ट टॉलरेंट प्लांट, यानी कि वो पौधे जो साल्ट को टॉलरेट कर सकते हैं, लगाना चाहिए, जो जमीन को डिग्रेड होने से रोक सके और सॉइल को इम्प्रूव कर सके। क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब है एक ही क्रॉप को बार बार ना उगाना, बल्कि डिफरेंट क्रॉप को उगाना। इससे सॉइल की हेल्थ बेटर होती है और साल्ट का एक्युमुलेशन कम होता है। जिप्सम एप्लीकेशन। जिप्सम को जमीन पर अप्लाई करना, जो अल्कलीज को सोल्यूबल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है और जमीन को फर्टाइल बनाएगा। एडिंग सल्फ्यूरिक एसिड और एसिड फॉर्मिंग सब्सटेंसेस। सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फर और पायराइट, यानी कि सल्फर कंटेनिंग मिनरल्स को जमीन में डालकर अल्कली को रिमूव किया जाता है। ऑर्गेनिक रेसिड्यू एडिशन। ऑर्गेनिक रेसिड्यू जैसे राइस हस्क और स्ट्रॉ को जमीन में डालना, जिससे माइल्ड एसिड फॉर्मेशन हो और सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव हो। अब बात करते हैं डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन का मतलब है वो प्रोसेस जिसमें ड्राई एरिया में वेजिटेशन और सॉइल क्वालिटी काफी खत्म हो जाती है और वहां डेजर्ट लाइक कंडीशन बन जाती है। ये प्रोसेस एरिड और सेमी एरिड रीजन में होती है, जहां पानी की कमी होती है। अब अफेक्टेड रीजन्स को देखते हैं। इंडस और अरावली रेंज के बीच के रीजन, जो एरिड और सेमी एरिड एरिया हैं, वहां डिजर्टिफिकेशन काफी बढ़ रहा है। ये रीजन राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में है, जहां पानी की कमी और सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है। कॉजेज ऑफ डेजर्टिफिकेशन को देखते हैं। फर्स्ट, अनकंट्रोल्ड ग्रेजिंग। जब ज्यादा लाइव स्टॉक को एक ही जगह पर ग्रेजिंग करने दिया जाता है, तो वेजिटेशन काफी नुकसान होता है। ये सॉइल को एक्सपोज करता है, जिससे इरोजन बढ़ जाता है। रेकलेस ट्री फेलिंग। जंगल काटना या डिफोरेस्टेशन भी डेजर्टिफिकेशन का एक मेजर काउज है।
जब हम ट्री को बिना सोच समझ के काट देते हैं तो जमीन का स्ट्रक्चर वीक हो जाता है और इरोजन बढ़ता है। ग्रोइंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन प्रेशर की वजह से लैंड का एक्सेसिव यूज हो रहा है। ज्यादा खेती, कंस्ट्रक्शन और डिफोरेस्टेशन से जमीन डिग्रेड हो रही है। क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है और रेनफॉल पैटर्न में चेंजेस आ रहे हैं जो डेजर्टिफिकेशन को और बढ़ाते हैं। अब इकोलॉजिकल इम्प्लीकेशन को देखते हैं। सैंड ड्रिफ्टिंग, सैंड ड्रिफ्टिंग मतलब रेत के लहरों का चलना और सैंड का एक्युमुलेशन एग्रीकल्चर लैंड पर हो रहा है जो खेती के लिए हार्मफुल है। इंक्रीज्ड सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन बढ़ रहा है जो विंड और वाटर की वजह से हो रहा है। जब सॉइल एक्सपोज होता है तो वो इजिली इरोड हो जाता है। डिपोजिशन ऑफ सैंड इन रिवर एंड लेक्स, रिवर और लेक्स में सैंड डिपॉजिट हो जाता है जिससे उनका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाता है। वाटर होल्डिंग होल्डिंग कैपेसिटी मतलब पानी रोकने की क्षमता। वाटर टेबल लोबरिंग, वाटर टेबल नीचे गिरता जा रहा है जिससे वाटर शॉर्टेज हो रही है और लोगों को पानी मिलना मुश्किल हो रहा है। वेस्टलैंड एक्सपेंशन, वेस्टलैंड यानी कि बेकार जमीन का एरिया बढ़ रहा है जो एग्रीकल्चर और ह्यूमन हैबिटेशन के लिए सुटेबल नहीं है। डिक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन काफी कम हो गई है क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस हो गई है। इंक्रीज इन ड्रॉट, ड्रॉट की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ गई है जिससे फार्मिंग और वाटर अवेलेबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब बात करते हैं मेजर्स फॉर कंट्रोलिंग डेजर्टिफिकेशन। इंटेंसिव ट्री प्लांटेशन, ट्री प्लांटेशन को इंक्रीज करना जरूरी है स्पेशली इन ट्रांजिशन जोन यानी कि जहां एरिड और सेमी एरिड एरिया मिलते हैं ताकि सॉइल को बाइंड किया जा सके और इरोजन रोक सके। मल्चिंग, मल्चिंग का मतलब है शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स पर डिफरेंट प्लांट स्पेसीज का यूज करना जो सैंड को रोक सके और सॉइल को प्रोटेक्ट कर सके। कंट्रोल्ड ग्रेजिंग, ग्रेजिंग को कंट्रोल करना जरूरी है ताकि पेस्चर्स यानी कि घास के मैदान को सस्टेनेबल बनाया जा सके और ओवर ग्रेजिंग से बच सके। प्रोहिबिटिंग इनडिस्क्रिमिनेट फेलिंग ऑफ ट्री, डिफोरेस्टेशन को रोका जाए। ट्री कटिंग को कंट्रोल करना जरूरी है ताकि फॉरेस्ट को प्रिजर्व किया जा सके और सॉइल को डिग्रेड होने से बचाया जा सके। अल्टरनेटिव फ्यूल सोर्सेस, फ्यूल वुड की डिमांड को रिड्यूस करना होगा और अल्टरनेटिव फ्यूल सोर्सेस जैसे बायोगैस, सोलर एनर्जी का यूज करना होगा ताकि ट्री को कटने से जरूरत ना हो। जुडिशियस प्लानिंग, सैंडी और वेस्टलैंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना होगा। इन एरिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट और लैंड मैनेजमेंट की प्लानिंग करना जरूरी है। अब बात करते हैं वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग तब होता है जब वाटर जमीन के फ्लैट सरफेस और डिप्रेशन में जमा हो जाता है। ये पानी एक्सेस रेनफॉल या लीकेज की वजह से होता है। अब मेथड टू ओवरकम वाटर लॉगिंग को देखते हैं। सरफेस ड्रेनेज, एक्सेस वाटर को ओपन ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू निकालना होगा ताकि पानी जमीन में ना रहे। वर्टिकल ड्रेनेज, बोरवेल के थ्रू नीचे से पानी को निकालना होगा जिसमें वाटर टेबल को कंट्रोल किया जा सके। अब फॉल्टी मेथड ऑफ एग्रीकल्चर को देखते हैं। सॉइल इरोजन ड्यू टू रॉन्ग प्लॉगिंग, अगर हम रॉन्ग प्लॉगिंग करते हैं जैसे प्लॉगिंग अलोंग स्लोप तो पानी का फ्लो आसानी से होता है और टॉप सॉइल इरोड हो जाता है। मोनोकल्चर, मोनोकल्चर का मतलब है एक ही क्रॉप को हर साल उगाना। ये सॉइल के केमिकल बैलेंस को डिस्टर्ब करता है और सॉइल को इरोजन के लिए प्रोन बना देता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में फॉरेस्ट कवर को हटाकर जमीन को टेम्पोररी क्रॉप्स के लिए यूज किया जाता है। ये सॉइल को रेन और सन एक्सपोजर के लिए वुलरेबल बना देता है
जिससे टॉप सॉइल का लॉस होता है। अब बात करते हैं विंड इरोजन की। विंड इरोजन जो डेजर्ट एरिया में होता है, जहां हवा की स्पीड बहुत ज्यादा होती है और फिजिकल ऑब्स्टेकल्स नहीं होते। जब हवा सॉइल पार्टिकल को उड़ा देती है तो वो इरोजन का कारण बनती है। अब विंड्स इन डेजर्ट को देखते हैं। डेजर्ट एरिया में हवा काफी तेज चलती है क्योंकि वहां ट्री या प्लांट्स नहीं होते जो हवा को रोक सके। हवा का हाई स्पीड सॉइल को उड़ा देती है और फर्टाइल सॉइल को ले जाती है, जिससे जमीन बेरन हो जाती है। अब इफेक्ट्स ऑफ विंड इरोजन को देखते हैं। रिमूवल ऑफ फर्टाइल सॉइल्स। फर्टाइल सॉइल को हवा उड़ा ले जाती है, छोड़े जाती है डिप्रेशन जो टॉप सॉइल से खाली हो जाता है। ओएसिस फॉर्मेशन। जब हवा के इरोजन से डिप्रेशन बन जाती है तो अंडरग्राउंड वाटर एक्युमुलेट होता है, जिससे ओएसिस यानी कि पानी का स्थल बनता है। ये एक नेचुरल वाटर सोर्स होता है। सेंड मूवमेंट। फाइन और मीडियम सेंट हवा के साथ बाउंड और लिप में मूव करते हैं, मतलब छोटे और मीडियम साइज के रेत के टुकड़े हवा से उड़ते हैं और नीचे गिरते हैं। सरफेस क्रीप। कोर्स सैंड और ग्रेवल सॉइल के सरफेस पर रोल होते हैं, जो सॉइल को मूव करने में मदद करते हैं। डेजर्ट पेमेंट। जब हवा से सॉइल इरोड होती है तो सरफेस पर कोर्स फ्रेगमेंट बची रहती है, जिसे हम डेजर्ट पेमेंट कहते हैं। ये एक हार्ड सरफेस होता है जो हवा के इरोजन के बाद बनता है। अब बात करते हैं वाटर इरोजन। वाटर इरोजन के बारे में बात करेंगे, जो रेन ड्रॉप वेव्स और आइस के थ्रू होता है। टाइप्स ऑफ वाटर इरोजन को देखते हैं। रेन ड्रॉप इरोजन। रेन ड्रॉप का साइज लगभग 5 mm होता है और ये 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सॉइल में पर गिरता है। जब रेन ड्रॉप सॉइल पर गिरते हैं तो ये टाइनी बॉम्ब की तरह काम करते हैं, जो सॉइल पार्टिकल को हिलाते हैं और सॉइल स्ट्रक्चर को तोड़ते हैं। अगर वेजिटेशन हो तो ये रेन ड्रॉप इम्पैक्ट को रिड्यूस करता है और इरोजन को कम करते हैं। सीट इरोजन। जब बारिश का पानी सॉइल के बीच स्पेसेस को भर लेता है तो पानी सॉइल पार्टिकल को ले जाता है और सरफेस पर रन अप होता है। इससे सॉइल डिटैचमेंट होता है और वेदरिंग भी होती है, जिससे एक प्लेन यानी कि फ्लैट सरफेस बन जाता है। अब रील एंड गली इरोजन। रील इरोजन में फिंगर लाइक रील बन जाता है। ये हर साल स्मूथ होते हैं और धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं। गली इरोजन में ये रील गलीज में बदल जाते हैं। ये हेडवार्ड इरोजन और स्लम्पिंग के कारण होता है। रिवाइन फॉर्मेशन। जब ये गलीज और डीप हो जाती है तो रिवाइन बन जाते हैं, जैसे चंबल रिवाइन्स। कैनियन फॉर्मेशन। अगर ये इरोजन और ज्यादा बढ़ता है तो कैनियन बन जाता है, जैसे ग्रैंड कैनियन। अब स्ट्रीम बैंक इरोजन। ये इरोजन रिवर और स्ट्रीम के किनारे होता है। जब रिवर का कोर्स चेंज होता है तो सॉइल निकल जाता है और एग्रीकल्चर लैंड, हाईवे और ब्रिज को डैमेज करने लगता है। अब बात करते हैं लैंडस्लाइड। अब बात करते हैं लैंडस्लाइड। सोचो एक दिन एक हिल पर बहुत ज्यादा पानी गिर गया, या फिर जमीन इतनी अनस्टेबल हो गई कि सॉइल और रॉक अपने जगह से हिल गए। ये जो सडन मूवमेंट होता है जिसमें सॉइल या रॉक नीचे गिरते हैं, उसे हम लैंडस्लाइड कहते हैं। आइए कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड को देखते हैं। एक्सेसिव वाटर और मॉइस्चर। जब बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है या स्नो मेल्ट होता है तो पानी जमीन को सेचुरेटेड यानी कि भरा हुआ कर देता है। इससे जमीन का बैलेंस हिल जाता है और ग्रेविटी के इफेक्ट से सॉइल और रॉक्स नीचे गिर जाते हैं। इनस्टेबिलिटी। अगर जमीन का स्ट्रक्चर वीक हो, जैसे कि बहुत पुरानी या लूज सॉइल हो, तो वो इजिली इनस्टेबल का शिकार हो जाती है। अब इफेक्ट्स ऑफ लैंडस्लाइड को देखते हैं। रैपिड स्लाइडिंग। जब लैंडस्लाइड होता है तो सॉइल और रॉक बहुत जल्दी नीचे गिरते हैं। ये लैंड फॉर्म्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और
नियरबी ह्यूमन सेटलमेंट को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, हाउसेस और एग्रीकल्चर लैंड्स को लैंडस्लाइड से डैमेज हो सकता है, जो एक सीरियस इन्वायरमेंटल और ह्यूमन लॉस का कारण बनता है। अब कोस्टल इरोजन, अब बात करते हैं कोस्टल इरोजन की, जो कोस्टल एरिया में होता है। यहाँ पानी काफी पावरफुल होता है और ये कोस्ट के सॉइल को इरोड कर देता है। चलिए कॉजेज ऑफ कोस्टल इरोजन को देखते हैं। वेव्स, समुद्र की लहरें कोस्ट पर लगातार मार करती है, जो कोस्ट के सॉइल को धीरे धीरे खत्म कर देती है। स्टॉर्म सर्जेस ड्यूरिंग साइक्लोन, जब साइक्लोन आते हैं तो स्टॉर्म सर्जेस यानी कि सडन राइज इन वाटर लेवल कोस्ट के सॉइल को डैमेज करता है। टाइडल बोर्ड्स इन एस्टुरीज, टाइडल बोर का इफेक्ट भी कोस्ट के सॉइल पर होता है, जो इरोजन को बढ़ाता है। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ कोस्टल इरोजन। डिस्ट्रक्शन ऑफ बीचेज, कोस्टल इरोजन बीचेज को इरोड कर देता है, जो टूरिज्म और लोकल इकोनॉमी के लिए नुकसान का कारण बन जा सकता है। डैमेज टू बैंक, साइक्लोन्स और टाइड बोर्ड्स कोस्ट के बैंक को डैमेज भी करता है, जो नेचुरल हैबिटेट और ह्यूमन सेटलमेंट के लिए डेंजरस हो सकता है। प्रिवेंशन ऑफ कोस्टल इरोजन, ग्राइंस, ग्रोइंस एक इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर होता है जो कोस्ट पर परपेंडिकुलर बनाया जाता है। ये वेव को रोकता है और कोस्ट के इरोजन को कम करता है। शोर प्रोटेक्शन, ग्राइंस के अलावा भी शोर प्रोटेक्शन टेक्निक यूज की जाती है, जिससे कोस्ट की नेचुरल फीचर प्रिजर्व होती है और इरोजन कंट्रोल होता है। अब बात करते हैं ग्लेशियल इरोजन, जो ग्लेशियर के मूवमेंट से होता है। ये प्रोसेस पोलर रीजन और हाई माउंटेनस रीजन में होता है, जहां ग्लेशियर काफी धीरे धीरे मूव करते हैं। कॉजेज ऑफ ग्लेशियल इरोजन को देखते हैं। स्लो मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर, जब ग्लेशियर अपनी जगह से मूव करते हैं तो वो लैंड फॉर्म्स को मॉडिफाई करते हैं और सॉइल को इरोड करते हैं। ग्लेशियर के हैवी वेट और मूवमेंट से सॉइल और रॉक नीचे गिरते हैं। इफेक्ट्स ऑफ ग्लेशियल इरोजन, लैंडफॉर्म मॉडिफिकेशन, ग्लेशियल इरोजन से वैली, जोर्ड्स और ग्लेशियल लेक जैसे लैंडफॉर्म बनते हैं। ये नेचुरल ब्यूटी को इनहेंस करते हैं, लेकिन ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है। सॉइल रिमूवल, ग्लेशियर के मूवमेंट से सॉइल काफी हट जाता है, जो वेजिटेशन और एग्रीकल्चर के लिए चैलेंजिंग हो सकता है। अब बात करते हैं कोस्टल इरोजन इन इंडिया। हमारे पास एक ब्यूटीफुल कोस्ट है, लेकिन समुद्र की लहरें और बारिश के बाद कोस्ट की जमीन धीरे धीरे चली जाती है। ये प्रोसेस कोस्टल इरोजन कहलाती है। इंडिया के कोस्ट पर यह प्रॉब्लम काफी सीरियस हो गई है, स्पेशली ईस्टर्न कोस्ट पर। आज हम समझेंगे कोस्टल इरोजन के कॉजेज, इफेक्ट और मैनेजमेंट टेक्निक्स को। चलिए, कॉजेज ऑफ कोस्टल इरोजन इन इंडिया। नेचुरल फैक्टर, बे ऑफ बंगाल इन्फ्लुएंस, बे ऑफ बंगाल के इफेक्ट ईस्टर्न कोस्ट पर ज्यादा है। ये रीजन स्पेशली वेस्ट बंगाल में रफ सी और इंटेंस टाइड मूवमेंट की वजह से ज्यादा इरोजन होता है, मतलब समुद्र की लहरें कोस्ट को इरोड कर देती है। साइक्लोनिक एक्टिविटी, साइक्लोन जो बे ऑफ बंगाल से निकलता है वो ईस्टर्न कोस्ट को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। इन साइक्लोन के साथ जो हाई विंड और वेव आते हैं वो कोस्ट को हेविली इरोड कर देते हैं। वेस्टर्न कोस्ट के कंपैरिजन में ईस्टर्न कोस्ट को ज्यादा फेस करना पड़ता है ये। अब एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर को देखते हैं, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज से जो होते हैं। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, पोर्ट, बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन जो कोस्ट के पास बनाई जाती है वो नेचुरल कोस्टल प्रोसेस को डिस्टर्ब करती है। ये कंस्ट्रक्शन कोस्ट को स्टेबल नहीं रहने देती और इरोजन को बढ़ावा देती है। ड्रैगडिंग एंड सेडिमेंट डंपिंग, ड्रैगडिंग का मतलब होता है समुद्र के नीचे से सेडिमेंट को निकालना और फिर इन सेडिमेंट को डीप सी में डंप करना। ये प्रैक्टिसेस कोस्ट के इरोजन को बढ़ाते हैं, क्योंकि जब सेडिमेंट वापस निकल जाता है तो कोस्ट का नेचुरल बैलेंस हिल जाता है। अब
इफेक्ट्स ऑफ कोस्टल इरोजन इन इंडिया को देखते हैं। वल्नरेबिलिटी ऑफ कोस्ट लाइन। वेस्ट बंगाल, ओडिशा, पुडुचेरी, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट में कोस्टल इरोजन ज्यादा है। ये एरिया बहुत ज्यादा वुल्नरेबल है और इनके कोस्ट लाइन में इरोजन के कारण बहुत ज्यादा लैंड लॉस हो रहा है। लॉस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। कोस्टल रीजन के कारण जो रोड और कंस्ट्रक्शन कोस्ट के पास होती है वो डैमेज हो सकती है। इससे लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक पोर्ट और बिल्डिंग को नुकसान होता है। अब इम्पैक्ट्स ऑन लोकल पॉपुलेशन। विशाखापट्टनम जैसे एरिया में जो इरोजन के हाई रिस्क पर है, लोकल पॉपुलेशन को लिवलीहुड और डेली एक्टिविटी में चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। लोगों का काम जैसे फिशिंग या एग्रीकल्चर बहुत इफेक्ट होता है। अब मैनेजमेंट टेक्निक्स फॉर कोस्टल इरोजन को देखते हैं। डायनेमिक अप्रोच टू बीचेज। बीचेज को डायनेमिक लैंडफॉर्म की तरह ट्रीट करना चाहिए, मतलब बीच को समुद्र का हिस्सा समझना और कंटिन्यूसली नोरिश करना ताकि हाई वेव एक्शन से बीच बचे सके। ये बीच को एक कुशन जैसे काम देती है जो इरोजन को रोकता है। सबमर्ज ब्रेकडाउन। सबमर्ज ब्रेकडाउन एक स्ट्रक्चर होता है जो शोर लाइन से 500 मीटर दूर बनाया जाता है। ये वेव एनर्जी को ब्रेक करने का काम करता है, जिससे कोस्ट पर इरोजन का इम्पैक्ट कम होता है। कोस्टल स्ट्रक्चर, सी वेल, रेवेटमेंट और ग्रोइंस जैसे स्ट्रक्चर कोस्ट पर बनाए जाते हैं जो इरोजन के इफेक्ट को मिटिगेट करते हैं। ये स्ट्रक्चर वेव को रोककर कोस्ट को सेफ रखते हैं। अब बीच नोरिशमेंट। बीच नोरिशमेंट का मतलब है समुद्र से सैंड को निकालकर इरोडिंग बीच पर डालना। इससे बीच का एरिया बढ़ता है और इरोजन का इफेक्ट कम होता है। नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च, एनसीसीआर। एनसीसीआर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर काम करती है। ये शोर लाइन चेंजेस को मॉनिटर करती है और इरोजन पैटर्न को समझने के लिए डाटा प्रोवाइड करती है। नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट, एनसीएससीएम। एनसीएससीएम एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर आती है। ये कोस्टल एरिया को सस्टेनेबिलिटी मैनेज करने का काम करता है और कोस्टल इरोजन के चैलेंजेस को एड्रेस करता है। अब बात करते हैं एड्रेसिंग लैंड डिग्रेडेशन एंड डिजर्टिफिकेशन अंडर एसडीजी 15। आज हम बात करेंगे एसडीजी 15 के बारे में, जो कि लैंड ऑन लैंड जो कि लाइफ ऑन लैंड से रिलेटेड है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम अपने टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को सस्टेनेबिलिटी मैनेज करें, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, डेजर्टिफिकेशन को रोके और लैंड डिग्रेडेशन को रिजर्व करें। ये ऑब्जेक्टिव्स डायरेक्टली लैंड डिग्रेडेशन और डिजर्टिफिकेशन को टैकल करता है, जिससे हमारी जमीन की क्वालिटी इंप्रूव हो सके। चलिए समझते हैं सॉइल कंजर्वेशन मेथड। सॉइल कंजर्वेशन का मतलब है जमीन क्वालिटी को प्रोटेक्ट करना, उससे डिग्रेड होने से बचाना। आज हम कुछ इफेक्टिव मेथड देखेंगे जो सॉइल कंजर्वेशन में मदद करते हैं। फर्स्ट, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब है हर साल अलग अलग क्रॉप को उगाना। अगर हम एक ही क्रॉप बार बार उगाते हैं तो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं। क्रॉप रोटेशन से सॉइल को टाइम मिलता है अपने न्यूट्रिएंट्स को रिस्टोर करने का। जैसे अगर एक साल व्हीट उगाते हैं और अगले साल लेग्यूम जैसे पीस या बीन्स उगाया जाता है, क्योंकि ये प्लांट नाइट्रोजन को सॉइल में ऐड करते हैं जो सॉइल को हेल्दी बनाते हैं। यूज ऑफ अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी। अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी का यूज करने से क्रॉप जल्दी उगते हैं और जल्दी हार्वेस्ट होते हैं। इससे सॉइल पर प्रेशर कम पड़ता है और जमीन को टाइम मिलता है अपने न्यूट्रिएंट्स को रिकवर करने में। स्ट्रिप इरोजन। स्ट्रिप क्रॉपिंग में हम पैरेलल स्ट्रिप बनाते हैं जिसमें अलग अलग क्रॉप उगाते हैं। इसमें टॉल क्रॉप जैसे मेज को छोटे क्रॉप के साथ अल्टरनेट रो में उगाया जाता है। ये टॉल क्रॉप विंड ब्रेक्स का काम करते हैं और वाटर रनअप को स्लो करते हैं। इससे सॉइल इरोजन कम होता है क्योंकि वाटर को ग्राउंड पे स्प्रेड होने का टाइम मिलता है। अब इंटरक्रॉपिंग।
इंटरक्रॉपिंग में हम अलग अलग क्रॉप्स को अल्टरनेट रोज में उगाते हैं। ये क्रॉप अलग टाइम पर उगते हैं, इसलिए सॉइल को बार बार डिस्टर्ब नहीं किया जाता। ये रेन वॉश को रोकता है, जिसमें बारिश का पानी सॉइल को इरोड कर लेता है। अब कंटूर प्लॉगिंग में हम हिल स्लोप के परपेंडिकुलर प्लॉगिंग करते हैं। ये वाटर फ्लो को ब्रेक करने का काम करते हैं और रन ऑफ को स्लो करने में मदद करता है। इससे गलीज और विंड इरोजन को भी रिड्यूस किया जाता है। चेकिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाकर जमीन को क्लियर करते हैं और फिर क्रॉप उगाते हैं। ये जमीन को ज्यादा डैमेज करता है। सेटल्ड एग्रीकल्चर को प्रमोट करना चाहिए, जिसमें ट्राइबल रीसेटलमेंट की मदद से लोगों को बेसिक नेसेसिटी प्रोवाइड की जाती है। मल्चिंग मल्चिंग का मतलब है जमीन को ऑर्गेनिक मैटर से कवर करना, जैसे ग्रास क्लिपिंग्स या स्ट्रॉ। ये सॉइल को इरोजन से बचाता है, कंपैक्शन को रिड्यूस करता है और मॉइस्चर को कंजर्व करता है। इससे सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ती है। जियो टेक्सटाइल एक तरह की परमिएबल फैब्रिक होती है जो सॉइल को रेनफोर्स करने के लिए यूज होती है। ये सिंथेटिक या नेचुरल मटेरियल से बनती है, जैसे पॉलीप्रोपाइलीन या पॉलिस्टर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर कोकोनट कोयल बेस्ड जियो टेक्सटाइल का यूज किया जाता है। ये रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में सॉइल स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए काम आता है। अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, जो एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो लैंड डिग्रेडेशन और डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए काम करता है। ये कन्वेंशन 1992 रियो डे जेनेरी अर्थ समिट से इमर्ज हुआ था और 1994 में पेरिस में इस्टेब्लिश किया गया। आइए समझते हैं इस्टेब्लिशमेंट एंड रेक्टिफिकेशन। 1992 रियो अर्थ समिट में लैंड डिग्रेडेशन और डेजर्टिफिकेशन को ग्लोबल इशू के रूप में पहचाना गया था। उसके बाद यूएनसीसीडी को 1994 में पेरिस में ऑफिशियली स्टेब्लिश किया गया। रेक्टिफिकेशन, ये कॉन्वेंशन 196 कंट्री और यूरोपियन यूनियन के द्वारा रेक्टिफाई किया गया है। इंडिया ने इसे 1996 में रेक्टिफाई किया था। पर्पज एंड सिग्निफिकेंस को देखते हैं। ग्लोबल एक्शन अगेंस्ट लैंड डिग्रेडेशन, यूएनसीसीडी का मेन पर्पज है दुनिया भर में लैंड डिग्रेडेशन को रोकना और डेजर्टिफिकेशन को कंट्रोल करना। ये एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है जो इन्वायरमेंट, डेवलपमेंट और सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट को लिंक करता है। नेशनल एक्शन प्रोग्राम्स एनएपी, हर कंट्री को अपने नेशनल एक्शन प्रोग्राम डेवलप करने होते हैं। ये प्रोग्राम बॉटम अप अप्रोच पर काम करते हैं, जिसमें लोकल लेवल पे डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर करने के लिए स्ट्रेटेजीज बनाई जाती है। अब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, उसके रोल को देखते हैं। सीओपी यूएनसीसीडी का सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो हर 2 साल में होता है। इसमें कन्वेंशन के इम्प्लीमेंटेशन को रिव्यू किया जाता है और नई स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। रिसेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी को देखते हैं। रिसेंट सीओपी ओर्डोस सिटी यानी कि चाइना में, न्यू दिल्ली इंडिया और एबिडजन में हुई थी। फ्यूचर मीटिंग COP16 सऊदी अरेबिया में 2024 में हुआ और COP16 मंगोलिया में 2026 में होगा। COP17 मंगोलिया में 2026 में होगा। इंडिया कमिटमेंट, COP14 में इंडिया ने रेस्टोर लैंड सस्टेन फ्यूचर का थीम दिया था। COP15 में इंडिया ने अपने कमिटमेंट को रीअफर्म किया और कहा कि वो 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर करेगा। अब COP15 के हाइलाइट्स को देखते हैं। COP15 का थीम था लैंड लाइफ लीगेसी फ्रॉम स्कार्सिटी टू प्रोस्पेरिटी। ये थीम लैंड रिस्टोरेशन के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। डिक्लेरेशन को देखते हैं।
एबिडजन कॉल और डिक्लेरेशन ऑन अचीविंग जेंडर इक्वलिटी जैसे इम्पोर्टेंट डिक्लेरेशन को एडॉप्ट किया गया था। कॉप 15 डिक्लेरेशन का फोकस था 1 बिलियन हेक्टर ऑफ डिग्रेडेड लैंड को 2030 तक रिस्टोर करना। अब जेंडर मेन स्ट्रीमिंग, यूएनसीसीडी जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करता है और ये मैंडेट करता है कि जेंडर मेन स्ट्रीमिंग हो ताकि लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी टारगेट अचीव किया जा सके। इसका एम है वुमेन की एक्सेस को लैंड और रिसोर्सेज तक बढ़ाना, पॉवर्टी को रिड्यूस करना और इकोसिस्टम को रिस्टोर करना। अब सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन को देखते हैं। सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन के इंपॉर्टेंस को देखते हैं। सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन ड्रॉट को कॉम्बैक्ट करने, सॉइल डिजीज को रिड्यूस करने और ऑर्गेनिक प्रोडक्शन को सपोर्ट करने के लिए इम्पोर्टेंट है। ये एलडीएन के 3 ग्लोबल इंडिकेटर में से एक है। यूएनसीसीडी इम्पैक्ट, यूएनसीसीडी का डायरेक्ट इम्पैक्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15 जो लाइफ ऑन लैंड को प्रमोट करता है। ये इनिशिएटिव लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी यानी कि एलडीएन को अचीव करने में मदद करता है। ड्रॉट इनिशिएटिव और ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव जैसे इनिशिएटिव के थ्रू यूएनसीसीडी लैंड रिस्टोरेशन और ड्रॉट मैनेजमेंट पे काम करता है। अब बात करते हैं ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव, जो 2007 में अफ्रीकन यूनियन के द्वारा शुरू किया गया था। ये इनिशिएटिव 22 अफ्रीकन कंट्री में चल रहा है और इसका मेन गोल है डिग्रेडेटेड लैंड को रिस्टोर करना और सस्टेनेबल लैंड मैनेज को प्रोमोट करना। चलिए इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। इसका गोल है 100 मिलियन हेक्टर ऑफ डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर करना, 250 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन को सिक्वेस्टर करना और 10 मिलियन ग्रीन जॉब क्रिएट करना 2030 तक। चाइनाज मॉडल, चाइना का सक्सेसफुल मॉडल ऑफ कम्युनिटी इंगेजमेंट इन ग्रीनिंग डेजर्ट जिसमें लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व किया गया था, इस इनिशिएटिव के लिए एक इंस्पिरेशन है। चाइना ने अपने डेजर्ट को ग्रीन करने में काफी सक्सेसफुल अचीव की है और ये मॉडल अफ्रीका के लिए भी यूजफुल हो सकता है। अब यूएनसीसीडी ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट को देखते हैं। यूएनसीसीडी ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट के की पॉइंट्स के बारे में जानेंगे जो लैंड डिग्रेडेशन, अर्बनाइजेशन और वाटर स्कार्सिटी के इशू को हाईलाइट करता है। फर्स्ट, लॉस ऑफ क्रॉप लैंड ड्यू टू अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का एक मेजर इम्पैक्ट है क्रॉप लैंड यानी कि एग्रीकल्चर लैंड का लॉस। जहां पहले फर्टाइल लैंड पर खेती होती थी, अब वहां पर ह्यूमन सेटलमेंट डेवलप हो रहे हैं। इससे एग्रीकल्चर लैंड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। प्रोजेक्टेड लॉस, 2000 से 2030 के बीच 1.6 to 3.3 मिलियन हेक्टर ऑफ प्राइम एग्रीकल्चर लैंड हर साल खोया जाएगा। इसका रिजल्ट होगा 6% प्रोडक्शन लॉस इन एशिया और 9% ड्रॉप इन अफ्रीका। मतलब अर्बनाइजेशन की वजह से फार्मिंग की कैपेसिटी भी रिड्यूस हो रही है। अब इम्पैक्ट्स ऑफ इंक्रीजिंग मीट कंजप्शन को देखते हैं। मीट कंजप्शन बढ़ने से लैंड रिसोर्सेज पे प्रेशर पड़ता है। ज्यादा मीट खाने की वजह से लैंड इंटेंसिव फूड की डिमांड भी बढ़ती है, जो लैंड स्कार्सिटी और फूड इनसिक्योरिटी को कंट्रीब्यूट करती है। हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज, अगर हम मीट कंजप्शन को रिड्यूस करते हैं तो ये ना सिर्फ ह्यूमन हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होगा बल्कि क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने में भी मदद मिलेगी। ज्यादा मीट कंजप्शन से लैंड डिग्रेडेशन और फूड क्राइसिस हो सकते हैं। अब वाटर स्कार्सिटी को देखते हैं। 2030 तक वाटर डिमांड 40% ज्यादा हो जाएगा, जो कि करंट एक्सट्रैक्शन कैपेसिटी से ज्यादा होगा। 2025 तक दुनिया की 2/3 पॉपुलेशन को वाटर स्ट्रेस कंट्री में रहना पड़ेगा जहां पानी की कमी होगी।
एग्रीकल्चर वाटर डिमांड 2050 तक एग्रीकल्चर वाटर डिमांड डबल हो जाएगी। ये क्रॉप को पानी ज्यादा कंज्यूम करते हैं, जैसे कॉटन, राइस, शुगर केन, सोया और व्हीट, उनकी डिमांड भी बढ़ेगी। ग्राउंड वाटर यूज अभी तक 2 बिलियन लोग और 40% इरिगेशन ग्राउंड वाटर पर डिपेंड करती है। चाइना, इंडिया और यूएस जैसे कंट्री मेजर ग्राउंड वाटर यूजर हैं। ड्राउट, लैंड यूज एंड ड्राउट लैंड यूज और ड्राउट का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। जब हम लैंड का मिसयूज करते हैं तो ड्राउट का रिस्क बढ़ जाता है। यूएनसीसीडी ने ड्राउट स्मार्ट लैंड मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट इंटरवेंशन के थ्रू ड्राउट को मैनेज किया जाता है। कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट एडेप्टेशन क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए $1.8 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट जरूरी है, जो नेक्स्ट डिकेड में क्लाइमेट एडेप्टेशन मेजर के लिए किया जाएगा। ये इन्वेस्टमेंट लैंड डिग्रेडेशन और क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को मिनिमाइज करने में मदद करेगा। अब डेजर्टिफिकेशन फ्रॉम कंजर्वेशन पर्सपेक्टिव्स। डेजर्टिफिकेशन लैंड डिग्रेडेशन को रेफर करता है, जो एरिड, सेमी एरिड और ड्राई सब ह्यूमिड एरिया में होता है। ये नेचुरल डेजर्ट एक्सपेंशन नहीं होता, बल्कि ह्यूमन एक्टिविटी और क्लाइमेट चेंज के कारण होता है। इम्पैक्ट ऑन सॉइल प्रोडक्टिविटी डेजर्टिफिकेशन के वजह से सॉइल की प्रोडक्टिविटी ग्रेजुअली लॉस हो जाती है, जिससे क्रॉप कल्टीवेशन मुश्किल हो जाता है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्सिंग लैंड डिग्रेडेशन 34% ऑफ अर्थ लैंड सरफेस और हाफ ऑफ द फार्म लैंड ड्राई लैंड में है, जो लैंड डिग्रेडेशन से अफेक्टेड है। 2 बिलियन पीपल और हाफ ऑफ द वर्ल्ड लाइफ स्टॉक इन लैंड पर डिपेंड करते हैं। अगर ये लैंड डिग्रेड हो जाएगा तो ये लोग और एनिमल भी सफर करेंगे। अब बात करते हैं लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी एलडीएन इनिशिएटिव के बारे में समझेंगे। ये इनिशिएटिव एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है लैंड डिग्रेडेशन को रोकने के लिए, जो यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट Rio+20 में 2012 में स्टार्ट हुआ था। आइए इसके की पॉइंट्स को देखते हैं। इमरजेंस एंड एडॉप्शन एलडीएन की शुरुआत 2012 में Rio+20 कॉन्फ्रेंस से हुई थी। ये एक ग्लोबल इनिशिएटिव है जो लैंड डिग्रेडेशन को न्यूट्रलाइज करने का टारगेट रखता है। 2015 में यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15 का पार्ट बन गया, जो लैंड को प्रमोट करता है। इसका मेन गोल है लैंड डिग्रेडेशन को रोकना और बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना। यूएनसीसीडी इम्प्लीमेंटेशन COP12 में एलडीएन को यूनाइटेड नेशन कॉन्वेंशन टू कॉम्पैक्ट डेजर्टिफिकेशन के इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक स्ट्रांग व्हीकल के रूप में एडॉप्ट किया गया। मतलब एलडीएन को एक तरह से यूएनसीसीडी के एक्शन प्लान का पार्ट बनाया गया, जिससे लैंड डिग्रेडेशन को ग्लोबल लेवल पर एड्रेस किया जा सके। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ने कमिट किया है कि 2030 तक लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी अचीव करना है। इसका मतलब है कि हम जितनी लैंड डिग्रेड कर रहे हैं उतनी लैंड को रिस्टोर भी करेंगे, ताकि ओवरऑल लैंड क्वालिटी न्यूट्रल हो। लैंड राइट्स प्रोटेक्शन को भी एम्फेसाइज किया गया, मतलब कि जो लोग लैंड पर डिपेंड करते हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। इंडियाज कमिटमेंट इंडिया ने भी 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर करने का टारगेट सेट किया है। ये कमिटमेंट इंडिया की लैंड रिस्टोरेशन एफर्ट को स्ट्रेंथन करता है और एलडीएन को अचीव करने में मदद करेगा। अब कुछ की टर्म्स को देख लेते हैं। लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी एलडीएन एलडीएन का मतलब है कि लैंड डिग्रेडेशन को न्यूट्रलाइज करना। अगर किसी रीजन में लैंड डिग्रेड हो रहा है तो उसको रिस्टोर करना और उतनी ही लैंड को रिकवर करना, जिससे ओवरऑल लैंड क्वालिटी को न्यूट्रलाइज किया जा सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15 एचडीजी 15 का फोकस है लाइफ ऑन लैंड, जो लैंड डिग्रेडेशन को रोकने, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने
और बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने पर है। एलडीएन इस गोल का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। कॉप 12 कॉप 12 का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 12, जो यूएनसीसीडी की एक मीटिंग थी जिसमें एलडीएन को ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया था। अब बात करते हैं वाई इज एलडीएन इम्पोर्टेंट। एलडीएन का इम्पोर्टेंस ये है कि दुनिया भर में लैंड डिग्रेडेशन एक मेजर प्रॉब्लम है। जब लैंड डिग्रेड होता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट एग्रीकल्चर, वाटर अवेलेबिलिटी और बायोडायवर्सिटी पर पड़ता है। अगर हम एलडीएन को अचीव करते हैं तो हम लैंड प्रोडक्टिविटी को रिस्टोर कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं ड्रॉट। ड्रॉट जो एक सीरियस इशू है, खास करके इंडिया में। ड्रॉट को समझना जरूरी है क्योंकि ये ना सिर्फ एग्रीकल्चर को इम्पैक्ट करता है बल्कि वाटर रिसोर्सेज और लिवलीहुड पर भी बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। ड्रॉट की डिफिनेशन को देखते हैं। आईएमडी यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से ड्रॉट एक ऐसा नेचुरल फिनोमेनन है जब प्रेसिपिटेशन यानी बारिश का अमाउंट एक लंबे समय तक कम हो जाता है। इससे टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, विंड तेज चलती है और ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, जो ड्राउट को और भी सीवियर बना देता है। ड्रॉट ईयर जब किसी साल में रेनफॉल डिफिशियंसी 10% से ज्यादा हो और 20% से ज्यादा एरिया में ड्राउट कंडीशन हो तो उस साल को ड्राउट ईयर कहा जाता है। सीवियर ड्राउट ईयर जब ड्राउट का इम्पैक्ट 40% से ज्यादा एरिया में हो तब उस साल को ऑल इंडिया सीवियर ड्राउट ईयर कहा जाता है। अब इंटरनेशनल इफर्ट्स फॉर ड्राउट मैनेजमेंट को देखते हैं। ड्राउट के ग्लोबल लेवल पर मैनेजमेंट के लिए कई इफर्ट्स किए गए हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इंटीग्रेटेड ड्राई लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया। इसका गोल है पॉवर्टी और अनसस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट को एड्रेस करना, जो ड्राई लैंड में ज्यादा होता है। यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ने ड्राउट रिस्क रिडक्शन फ्रेमवर्क डेवलप किया। ये फ्रेमवर्क लोकल और हायर लेवल एक्शन को गाइड करता है ताकि ड्राउट के इम्पैक्ट को रिड्यूस किया जा सके। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और ग्लोबल वाटर पार्टनरशिप ने 2013 में इंटीग्रेटेड ड्राउट मैनेजमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया। इस प्रोग्राम में 3 पिलर को एडॉप्ट किया गया है, जैसे प्रीपेयर्डनेस यानी कि ड्रॉट के लिए पहले से ही तैयारी करना, मिटिगेशन यानी कि ड्रॉट के इम्पैक्ट को कम करना, रिस्पॉन्स यानी कि ड्रॉट के बाद जल्दी एक्शन लेना। अब ड्रॉट मैनेजमेंट इन इंडिया को देखते हैं। इंडिया में ड्रॉट का मैनेजमेंट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि यहाँ कोई एक लीगल डेफिनेशन नहीं है। हर स्टेट अपने हिसाब से ड्रॉट को डिफाइन करता है। ड्रॉट एज ए डिजास्टर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंदर ड्रॉट को डिजास्टर के रूप में डिफाइन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वराज अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2016 में इस डिफिनेशन को कंफर्म किया। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को ड्रॉट मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, खास करके लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन और मिटिगेशन मेजर के लिए, लेकिन ड्रॉट डिक्लेयर करने का फाइनल डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट का होता है। लोकल ड्रॉट डिक्लेरेशन ड्रॉट सिर्फ स्टेट लेवल पर नहीं बल्कि विलेज या तालुका लेवल पर भी डिक्लेयर किया जा सकता है। अगर किसी छोटे एरिया में ड्रॉट कंडीशन है तो उसको डिक्लेयर किया जा सकता है।